इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। हम एक नया कानून भी सामने ला रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। America is partnering with Pakistan to combat coronavirus. With more than $8 million, the United States will provide 3 new mobile labs. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में 500 से ज़ायद केसेस में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन शायद नैब लाहौर को कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं नज़र आ रही कोरोना के बारे में, बल्कि उनको अगर फ़िक्र है तो मियाँ शहबाज शरीफ की है, क्योंकि नैब लाहौर ने आज उन्हें तलब किया हुआ था। खुदा मालूम ऐसी क्या जल्दी थी, क्या इमरजेंसी थी कि आज एक ऐसे केस में उनको बुलाया हुआ था जो कि आमदन से ज़ायद असासाजात का केस कहलाता है, और ऐसे केसेस हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वादे के मुताबिक आज ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक ऑर्डीनेंस जारी करवा दिया, मंजूरी दे दी काबीना ने। इस ऑर्डीनेंस के तहत मसनूई किल्लत पैदा करके मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़, मुनाफाखोरी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी का इजलास भी था। हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर चीनी, आटा, कर्जाजात और पावर स्कैंडल्स के हवाले से बहुत तफसीलन मशावरत की गई। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं PTI से, और आज मीडिया स्ट्रेटजी टीम की मीटिंग में भी मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है सरदार नबील गबोल साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, चूँकि लाहौर नैब ने तलब किया था मियाँ शहबाज शरीफ को और आप भी लाहौर में मौजूद हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ। नैब ने तलब किया, मियाँ शहबाज शरीफ नहीं गए, उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया, लेकिन आपकी पार्टी की तर्जमान ने इतना बड़ा बयान जारी कर दिया कि ये तो नैब नियाजी गठजोड़ है। ऐसी परसेप्शन क्यों बनती है? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कितनी देर तक तहवील में रहे हैं नैब की, और जितनी भी उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जितनी देर वो तहवील में रहे वो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी। इसके अलावा मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देता हूँ। आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनको फांसी की चक्की में रखा गया था, जब वो नैब की तहवील में थे तो नैब 10 दिन का रिमांड मांगती थी और वो अदालत के जज को कहते थे कि नहीं, आप 90 दिन का 90 दिन इकट्ठा देने। जी, इस वजह से कि इनको एक मरतबा मैं बिठा के इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें समझा सकूँ, और फिर बारहा उन्होंने शिकायत की कि ये हमसे इन्वेस्टिगेट नहीं करते। फिर आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अदालत को ये दरख्वास्त दी कि आप इनको ये दिन में 1 घंटा हमारी इन्वेस्टिगेशन आके ज़रूर करें। फिर आपको याद होगा साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब को 1.5 साल जेल में रखा, और उसके बाद क्या फ़ाइल किया वो सब आपके सामने है। फवाद साहब के सामने क्या फ़ाइल किया वो आपके सामने है। आपको याद होगा कि जब ये ज़मानत की दरख्वास्त गई तो अदालत आलिया ने ये लिखा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अदालत के का जो उनका होता है ऑर्डर, उसमें कि आप ये कह रहे हैं कि वो कंसल्टेंट जिसको USAID यानी हुकूमत अमेरिका ने मुतय्यन किया था, उसको शाहिद अब्बासी साहब ने हुकूमत अमेरिका को इन्फ्लुएंस करके उसे लगवाया था। कमाल बात करते हैं। आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब का जब मुकदमा वो ज़मानत के लिए पेश हुआ तो अदालत ने कहा कि आपने ज़रूर उनको भी गिरफ्तार किया होगा या पूछगिछ की होगी जिन्होंने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त दी। तो नैब ने कहा नहीं, हम भूल गए, हमने एहसन इकबाल साहब को पकड़ा क्योंकि इन्होंने एक दफ़ा निशानदही की थी कि यहाँ पर बनना चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि इस वक्त माँ सिवा इसके कि आप लोगों को हरासा करें, या माँ सिवा इसके कि आप
लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट में लेकर आएँ जहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। बिलख़ुसूस आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के हवाले से वो लोग जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है, जिनको किसी भी किस्म की इम्यून सिस्टम। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। या हरासा करना मकसद है या फिर कोरोना के जरिए उनकी जिंदगी को खतरा पहुंचाना है, यहाँ रुकिएगा। सरदार नबील गबोल साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने बड़े एतवार देखे हैं। आपके ख्याल में जब कोरोना के केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और अपोजिशन हो, गवर्नमेंट तो खुद कहती है कि आइए मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ें, फिर ऐसे वक्त में नैब लाहौर नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, क्यों तलबी के नोटिस आ रहे हैं? फिर देखिए, आप कोरोना पे इतनी बड़ी सियासत कर रही है तो आप खुद देख लें कि किस तरह रोजाना पीटीआई के मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंध के गवर्नमेंट के हवाले से और सिंध के जो इकदाम हैं कोरोना के हवाले से, और मुकाबला करते बाकायदा मुकाबला करते कि जी पंजाब में हमारी हुकूमत है तो ऐसा हम कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे देते हैं तो नाम तब्दील करके उसका एहतसाब प्रोग्राम रख दिया, मतलब उससे लाशों की सियासत कर रहे हैं। देखिए जी, आपके पास जो है 2000 लोग मरे, हमारे पास पंजाब में 2500 लोग मरे, हमारे पास इकदाम सही थे, मतलब लाशों की सियासत करने वाले और क्या करेंगे। तो ये अब उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर जो ये कोरोना इंशाल्लाह ये रमजान के मिड तक जो है खत्म हो जाएगा। सियासत किया। देखिए, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि नोटिस भेजने से या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को डराने से ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आंखें दिखाते हैं। इधर रुकिएगा सरदार साहब, इधर रुकिएगा जी। अब्बासी साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। नैब नोटिस दे देता है, तलबी पे तलबी होती है, फिर नून लीग कहती है कि जी ये नैब नियाजी गठजोड़ बन रहा है। उधर जो कुछ होता है वो सारा आपकी हुकूमत पे आता है। ज़ाहिर है आप इक़्तिदार में हैं। मुस्लिम लीग ये भी कह रही है, तर्जमान उनकी कह रही है कि आटा और चीनी चोर खुद हैं, तलबियाँ हमारी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये दोनों मेरे भाई बड़े सीनियर सियासतदान हैं और दोनों के इल्म पे या उनकी फ़िक्र सोच पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आइन और कानून के तहत एक आइनी इदारा है नैब, जो वज़ीर आज़म को भी बुला सकता है, साबका वज़ीर आला को भी बुला सकता है, किसी को बुला सकता है और किसी को ना बुलाए, उसको इख्तियार माशाल्लाह मुशर्रफ साहब ने दिया। 5 साल जरदारी साहब ने भी सीने पे हाथ रख के उसको गुजारा। 5 साल नवाज शरीफ साहब भी ऊपर तले तरमीमें शर्मीमें करते रहे। उनका ख्याल है आइन और कानून ठीक था। आज ये उसकी प्रोसीजरल खामियों की बातें करते हैं या उसके किसी गठजोड़ की बातें करते हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है इनसे कि नैब के या तो ये कानून को नहीं मानते या उसके इख्तियार को नहीं मानते, या मैं बात पूरी कर लूँ, या इमरान खान साहब ने एक और इख्तियार दे दिया। और एक और मज़े का खेज बात है, एक तरफ ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं हम इतने बेबस हैं, हम कोई एक ख़त भी नहीं लिख सकते, पता नहीं कहाँ से लिखता है, और दूसरी तरफ हम इतने ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया का निज़ाम नैब का ये आर्ग्यूमेंट आया है पहले भी, ये आर्ग्यूमेंट पहले भी आया है, बड़ी दफ़ा आया है पीटीआई की तरफ से और दुरुस्त भी अपेरेंटली लगता है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि सिर्फ अपोजिशन वालों को बुलाया जाता है, सिर्फ अपोजिशन वालों को बंद किया जाता है, जिन 10-12 लोगों की सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप देखें ना, अब जितना नैब को आप तनकीद कर सकते हैं या क्योंकि हुकूमत का तो कोई कंट्रोल नैब पे ना है ना हो सकता, मैं भी तनकीद कर लेता हूँ, लेकिन ये नैब को भी पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, मीडिया को पता है, आवाम को पता है इस मुल्क को असल में किसने लूटा है। आपको इमरान खान का 20 लाख रुपए का जहाज का सफर याद है? ये बिलियन, किसी का भी केस कोई 50-60 अरब से कम का नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आप खोलेंगे उसमें अरबों की करप्शन है। ये सब रिहा कैसे हो रहे हैं? देखिए ना, आप ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। ये नैब इसका जवाब है ना, वो नैब को देना है या अदालतों को देना है। देखिए, नैब इन्वेस्टिगेशन करती है, साल जेल में रखती है, 2-2 साल जेल में रखती है। वो कहते हैं 10 दिन का रिमांड ना लें, 90 दिन का ले लें, हमारी पूरी तहकीकात करें। आप कहते हैं 60 अरब, वो फिर वो रिहा हो जाते हैं। दोबारा से आप मुशर्रफ साहब को 5 साल जरदारी साहब के और 5 साल नवाज शरीफ साहब के, जिन्होंने ये नैब का कानून बनाया, इसको चलाया, चेयरमैन लगाया, उसको इख्तियार दिए, आइनी तरमीमें की, इसको नहीं छेड़ा। अगर कहीं वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो रही है तो ये तमाम नेकियां जो है ना वो पिछले 3 हुक्मरानों को करें। हमने ना नैब की ताकत बढ़ाई, ना बल्कि कुछ कम ही की होगी, ना एक बंदा लगाया,
अब चोर मचाए शोर वाली बात है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब तो वैसे भी वो नैब ऑर्डिनेंस भी लैप्स हो रहा है, जो ऑर्डिनेंस दिया गया था। मैं कह रहा हूँ हमने उसको तो पावर कम ही की है ना। अगर कि मेरी गवर्नमेंट में कोई बंदा जाता है, अलीम खान अंदर होके आ जाते हैं, इनके लिए कोई खुशी की खबर नहीं है, सन होके आ जाते हैं, कोई खबर नहीं है, इनकी 40 सालों की कहानियां हैं, हमारी 12 महीनों की कहानियां, 18 ब्रेक लेने ना, कैसे बराबर? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जखीरा अंदोजी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आज एक ऑर्डिनेंस भी आ गया और वजीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास चेयर किया जिसमें उन्होंने सख्त हदायत दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, किल्लत पैदा हो जाती है, किल्लत पैदा होती है, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों का कला कमा करना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, क्या सूरत हाल पैदा होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सरदार नबील गबोल साहब, ब्रेक से पहले आपकी बात भी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन रिलेटेड चीज़ें हैं। मसलन पीटीआई दावा कर रही है, पीटीआई कहती है कि हमने तो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वो आटा चीनी स्कैंडल की बातें करते हैं, फिर अभी अब्बासी साहब सब्तैन खान और अलीम खान की बात कर रहे थे। आज ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस भी आ गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई करे, किल्लत पैदा हो जाती है, मसनूई किल्लत पैदा हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या ये इक़दामात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हदायत, आप समझते हैं कि इससे चीज़ें मिलती रहेंगी? लॉकडाउन भी है, फिर रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, मैं तो पब्लिक इशूज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, रमज़ान इंशाल्लाह सुना 25 तारीख को होगा और 25 तारीख को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अहम दिन मैं समझता हूँ, वो यही है कि देखना ये है कि इमरान खान उन लोगों को कटहरे में कर सकेगा या नहीं जिन लोगों की वजह से आज वो इख्तिदार में आया है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने इमरान खान से जो है दोबारा आंखें अगर हमने फेर ली तो इमरान खान की हुकूमत बैठ जाएगी, यानी धमकियां भी सुनी जा रही है। अब देखना ये कि इमरान खान क्या दूसरों की, अलीम खान की तरह या दूसरे जितने भी इनके मिनिस्टर जो नैब ज़दा है, उनको जिस तरह इन्होंने ड्राई क्लीन करके नैब से निकाला है, क्या वो उन चीनी ज़ख़ीराखोरों को और गंदम के ज़ख़ीराखोरों को उनके खिलाफ कार्रवाई करते या नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी क्यों बार बार कह रहा था अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो 2020 इलेक्शन का साल है। हम सब जानते हैं जहाजों में एमएनएस को, एमपीएस को कौन किसने जाकर वहां पर जो है पीटीआई के झंडे वाला जो स्कार्फ है वो पहनाया, ये सबको पता है। तो उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी जिनको गारंटी दी गई थी कि आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर देखना यह है कि ये मौजूदा हुकूमत बचती है या नहीं बचती है। इधर रुकिएगा सेनेटर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये सवाल आपसे भी यही है कि चीनी और आटा स्कैंडल की आप बातें करते हैं। आज भी आपकी पार्टी ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ को बुलाने की बजाय चीनी आटा चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत तो बार बार कह रही है, पहली रिपोर्ट उन्हें खुद शाये की, फिर 25 को फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है, कार्रवाइयां तो कर रहे हैं वो, फिर तंज क्यों करती है आपकी पार्टी इन पे? जी देखिए, मैंने पहले भी आपके सामने जो मुकदमा पेश किया है वो ये नहीं पेश किया कि क्यों बुला रहे हैं, ज़रूर बुलाएं, मगर जब बुलाएं तो कैद करने के बजाय या कोरोना से इन्फेक्ट की साजिश करने के बजाय कोशिश ये करें कि इन्वेस्टिगेट करें। मैंने तो आपके सामने ये मुकदमा पेश किया है कि 1.5 साल लोगों को जेल में रख के फिर भी इस्तगासे दायर नहीं किए गए, फिर भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, तो मकसद क्या है? अगर मकसद इन्वेस्टिगेट करना है तो इन्वेस्टिगेट करें, और अगर इन्वेस्टिगेट में आके क्यों कह रहे हैं कि इनको पाबंद करें कि ये इन्वेस्टिगेट करें? ये है मेरा मुकदमा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। और मेरे भाई ने जिक्र किया बहुत से मुकदमात का, बिल्कुल अच्छा किया। NICL को भी एक नोटिस भेजें, एक EOBI के मुकदमे वालों को भी नोटिस भेजें, एक मालन जब्बा वालों लोगों को भी नोटिस भेजें। वो जो आपके एक वजीर आपने निकाले थे सेहत के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दवाइयों की प्राइसिंग के सिलसिले में, उनको जनरल सेक्रेटरी कैसे लगा दिया। और ये अभी आप देखिए पिछले कुछ हफ्ते के अंदर ये जो आप जिस चीनी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें यानी जिनके नाम आए आपने उनको प्रमोट कर दिया। आपने उनको वजारत ख़जाना के अंदर, जहाँ पे सबसे बड़े पाकिस्तान ने अपने
कर्जों को रीनिगोशिएट करना है, उनका वजीर लगा दिया। आपने सजा किसको दी है? आपने क्या इस सवाल का जवाब दिया है अभी तक कि ईसीसी कौन हेड कर रहा था जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी? आपने क्या इस सवाल का जवाब दिया है कि अगर उस वक्त जो शोबा ज़राअत रिकॉर्ड के मुताबिक तो असद उमर साहब उस वक्त वजीर खजाना थे, तो भाई किसी ने जवाब देना है ना। जब आपको जो फूड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी है वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट ना करें, इससे बढ़ जाएगी कीमत, जब आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स का सेक्रेटरी लिख के दे रहा है कि और सूबों को लिख रहा है कि खुदा के वास्ते इस एक्सपोर्ट और सब्सिडी को बंद कर दें, इससे चीनी की कीमत बढ़ रही है, जब 3 जो वो शुगर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट को और सब्सिडी को रोकें, तो वो कौन था हेड? सूबे का हेड कौन था और वफाक का हेड कौन था जिसने ये फैसला किया कि नहीं एक्सपोर्ट भी होने दें और सब्सिडी भी होने दें? ये फोरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी आएगी ना, ये बात मुकम्मल तो कर लेने दें। जी जी, ये आपकी बात हो सकता है सही साबित हो, लेकिन इस वक्त जो फोरेंसिक रिपोर्ट हो रही है वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब और कुछ और चीनी के जो बड़े बड़े मालिकान हैं उनके खिलाफ हो रही, किसी वजीर के खिलाफ नहीं हो रही। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जब फैसला ईसीसी ने किया और फैसला काबीना ने किया जिसकी सरबराही वजीर आजम खुद करते हैं, तो सिर्फ चीनी वालों की इन्वेस्टिगेशन इधर रुकिएगा, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब, जवाब ले लेते हैं। अभी भी शकूक का मुजाहरा किया गया आपके सामने कि पता नहीं 25 को रिपोर्ट आती है नहीं आती, लेकिन जेन्युइन सवाल है। मसलन राजा आमिर कियानी के हवाले से उन्होंने कहा दवाइयों वाला स्कैंडल बना, उनको वजारत से हटा के उन्होंने बना दिया जनरल सेक्रेटरी। फिर ये जो रिकॉर्ड है, असद उमर साहब उस दिन 4 दिसंबर 2018 को जब शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई उसकी सदारत कर रहे थे। रज़ाक दाऊद साहब 10 दिसंबर को ख़त लिख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। 6 दिसंबर को काबीना ने उस एक्सपोर्ट की मंजूरी दी, ईसीसी के फैसले की। ये चीज़ें हैं, कब तक ये फिर सामने आएंगी? एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने दोनों भाइयों को सुन के जी जी कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ इनका मौक़िफ़ है। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, पीटीआई का बाद में हूँ। पाकिस्तान को किसी ने लूटा है, कोई लूट रहा है ना, वो हमारा सबका दुश्मन है। खुशी इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहती थी ये करप्शन कोई मसला नहीं है। आज इनका एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है इनके मौक़िफ़ में, और मुझे खुशी हो रही है। मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी कि मेरी पार्टी से, मेरी गवर्नमेंट से कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइज़र पकड़ा जाए चोरी करते हुए और उसको सजा न मिले, वो जो उनको मिली है जो आज बोल रहे हैं। तो एक बात तो ये है जो मैंने एक बात है, आपने इतनी बात की, क्या आज करप्शन खत्म हो गया? आप जहाँ कहा जाता था, एक बड़ा पब्लिक क्वेश्चन है कि 12 अरब करप्शन होती है रोजाना की, वो किधर गई करप्शन? वो अगर खत्म हुई है तो हमारे तो कमरे भर जाते पैसे। पहला तो एक मैंने अप्रिशिएट किया, आप एप्रिशिएशन आप भी एक्सेप्ट करें, वो भी करें। दूसरी बात, आपने कहा फर्क क्या है? हाँ। फर्क ये है कि मेरी गवर्नमेंट के 2 सिटिंग मिनिस्टर पकड़े जाते हैं, किसी हुकूमती तर्जुमान की, मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की कोई तकरीर सुना दें नैब के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, जबकि पिछले दौर में मोहतरम वजीर आजम साहब जब अंदर अदालत में होते थे तो उनके वज़रा बाहर क्या कहते थे कौन देख ले। ये फ़र्क है कानून के मानने वाले और कानून का मजाक या कानून को इस्तेमाल करने वाले लोगों का। अब आपने बात की, देखिए मैं बारहा कहता हूँ कि ये जिन जिन के नाम ले रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, एक एक वजीर, एक एक सेक्रेटरी का आप भी शोर करें, हम भी शोर करते हैं। ये पहली दफा तारीख में हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट है और वो रिपोर्टें लेके आ रही है। अभी आज जो मीडिया स्ट्रेटेजी का इजलास था उसमें ये बातें आई हैं कि स्कैंडल्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स। बिल्कुल, ये स्कैंडल नहीं आ रहे, ये इमरान खान हुकूमत खुद रिपोर्टें निकाल रही है। वो जो कह रहे हैं हमें नहीं सुने, ये आटा चीनी वाला स्कैंडल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आटा चीनी का, देखिए ये गोरख धंधा, ये साल 35 साल हो गया, चीनी साल हो गया, 45 से 80 रुपए आई, 35 रुपए पर किलोग्राम उस वक्त से लेकर अगर कैलकुलेट करें तो 380 अरब रुपए बनते हैं। आप जो बात कर रहे हैं मुझे इसका जवाब से तसल्ली से देने दें जी। मैं कह रहा हूं कि चीनी का क्राइसिस पिछले 20 साल में तकरीबन 12 दफा आया, 11 दफा लोग खा पी के चले गए,
किसी भी सूरमे की ये जरूरत नहीं हुई कि रिपोर्ट का, मुझे बात करने दे, रिपोर्ट निकाले। ब्रेक ले लेता हूं, आप इसे शुरू करते हैं। ये बात आप पता, आपने इतना लंबा सवाल मैं आप इसे शुरू करता हूं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब्बासी साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज ही हुकूमती मीडिया स्ट्रेटजी के इजलास से वापस आए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने चेयर की थी, बड़े वज़रा भी थे वहाँ पर, और यही जो इन्होंने इंकशाफ किया है कि यही रिपोर्ट्स के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले अब्बासी साहब अपनी हुकूमत के हवाले से बता रहे थे चीनी आटा स्कैंडल जरूर आएगी। मैं ऐसा समझता हूं कि हुकूमत ने अगर रिपोर्ट ना शेयर की तो फिर हुकूमत और ज्यादा मुश्किल में आएगी। लेकिन साथ साथ ये पावर वाली रिपोर्ट आ गई, उसमें तो नदीम बाबर साहब का भी नाम आ रहा है और भी लोगों के नाम आ रहे हैं। क्या आज जो मीडिया स्ट्रेटजी का इजलास था, मेरे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि इस पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, ये भी पब्लिक की जाएगी? देखिए, पहली तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी लोग खुश हो जाएं कि ये पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत आई है जो बिला तफरीक, चाहे कोई मिनिस्टर है चाहे कोई एडवाइज़र है, एक रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये चीनी क्राइसिस की आपने बात की, कम अज़ कम 15 दफ़ा क्राइसिस आया, लेकिन चूंकि जरदारी साहब की भी मिलें अपनी हैं, नवाज शरीफ साहब की भी मिलें अपनी हैं, ओमनी की भी उनकी अपनी है, लिहाजा कभी किसी को जरूरत नहीं हुई कि रिपोर्ट निकाले। पहली दफ़ा रिपोर्ट निकालिए। अब हम इतने गैर सियासी तो है नहीं, हम रिपोर्ट निकालें, अपने वुज़रा के नाम भी आ जाएं और हम कार्रवाई ना करें और आपके सामने बैठ जाएं और आप हमारी क्लास लें, और वो जो कल करप्शन को मसला नहीं समझते थे वो भी बोले इतने हम सादे नहीं है। कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। जहांगीर खान, इमरान खान, जो सरदार नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने गारंटी दी गई थी उनके खिलाफ, सरदार नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि हमें आटा चीनी वाले लेके आए थे, जरा डॉक्टर मुसद्दिक साहब तो कह रहे हैं कोई और लेके आए थे, जो भी लेके आए थे हम इस कौम के सामने सबको इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। अगली बात भी इन्हें जरा सीटें मजबूत कर लें। अब रिपोर्ट आ रही है IPPs की, ठीक है, और रिपोर्ट आ रही है 24,000 अरब के कर्जे की चोरी की, ठीक है। अब उसमें कोई लाइन के इस तरफ है जो आप नाम ले रहे हैं या उस तरफ है? जब इंक्वायरी होती जाएगी ना तो साथ साथ बेनकाब। जरा मैं नदीम बाबर के बारे में बात करूं। क्या नदीम बाबर कभी पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा थे? वो एक एज अ बिजनेसमैन होंगे? आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो आ जाएं। वो ये जो बिजली चोरी का मसला है, ये 1994 का, 2002 का और 2015 का, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आज भी जो कैबिनेट की ज़ैली कमेटी है, सब कमेटी, उसमें रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनका भी उधर स्टेक है, नदीम बाबर साहब हैं, उधर स्टेक है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई का भी नाम आ रहा है। ये तो सारे सब कमेटी का हिस्सा हैं, फिर हम ट्रांसपेरेंसी कैसे आशोर करेंगे? आज ये बात हुई कोई इस तरह की? देखिए, आपकी मालूमात काफी ज्यादा है, आई अप्रिशिएट यू एज अ जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच, मेरा काम कमेटी, जो सब कमेटी की आप बात कर रहे हैं, वाकई सब कमेटी में ये लोग हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं अब चूंकि हुकूमती तर्जुमान जरूर हूँ, फैसला साज तो नहीं हूँ, अगर ये उस कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो सब कमेटी में तो यही बैठते हैं ना? सब कमेटी के और भी मेंबर्स हैं, असद उमर साहब उसको चेयर करेंगे। अगर उसमें ये लोग बैठे होते हैं, फिर मैं कहूंगा पीपल्स पार्टी, नून और PTI में कोई फर्क नहीं है। अगर ये नहीं बैठते फिर आपने भी कहना है, इन्होंने भी कहना पाकिस्तान बदल। जी, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप खुद एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि कर्जा जात की रिपोर्ट आ रही है, PTI तो कहती है कि 24,000 अरब को मिसयूज किया गया। फिर ये जो पावर वाले प्रोजेक्ट्स हैं 94 से, ये कह रहे हैं, बतौर एक्सपर्ट्स आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा, अभी भी जो तमाम गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू में ये बात नहीं कही गई कि ECC के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद हैं। उसकी सदारत तो ज़रूर की थी असद उमर साहब ने, मगर चेयरमैन ECC के वज़ीर आज़म खुद होते हैं, तो ये फ़ैसला वज़ीर आज़म का था कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह जब काबीना के अंदर आते हैं तो कैबिनेट अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। तो सवालात जो उठाए जा रहे हैं वो ये हैं कि ये फैसले किन लोगों ने किए, उन लोगों की तहकीक क्यों नहीं हो रही। जवाब ये दिया जा रहा है कि वो लोग जिस फैसलों से जिनको फ़ायदा बाद में पहुंचा है हम उनकी तहकीक करेंगे, और हम बारहा कह रहे हैं आप ज़रूर करें उनकी तहकीक। अलीम खान साहब के मुतल्लिक तो आप सबको पता है कि वो वज़ारत आला की जो कुर्सी है उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, इस वजह से उनको इन्होंने विक्टिमाइज़ किया। बाबर अवान साहब को इन्होंने
नैब से उनका मुकदमा ख़त्म करवाया। जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनके मुतल्लिक जो अल्फाज ये करप्शन के हवाले से इस्तेमाल करते थे, कम अज़ कम इनको पब्लिकली उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। वो रोज़ इनका दिफा करती हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो भी ये आप सवाल पूछेंगे जवाब निकलेगा मिल मालिक, और हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मिल मालिक को पकड़ें। लेकिन जो लोगों ने ये फैसला किया है, अगर आपने चीनी चोरी की रिपोर्ट निकाली, आटा कभी चोरी इससे पहले भी कभी रिपोर्ट आई है, किसी हुकूमत ने बनाई है इस तरह की रिपोर्ट? नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने छोड़ा। सरदार नबील गबोल साहब, पिछले सेगमेंट में जब आप बात कर रहे थे, आपने बड़ी बात की कि जिनके खिलाफ ये एक्शन कर रहे हैं उनको कुछ गारंटीज मिली हुई थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आप उन्हीं की बात कर रहे हैं तो वो तो कोई ना कोई इशारा दे चुके हैं। मसलन तरीन साहब ने तो वादे कर दिया एक दिन अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा 2013 में इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई थी जितना कहा जा रहा था। तो क्या यही रिएक्शन आप देख रहे हैं जो उनकी तरफ से अभी इनिशियल आया है, बाद में फिर आ सकता है? देखिए, मुझे इतना पता है पराचा साहब के इमरान खान जो है वो सियासी ज़हन रखने वाला शख्स नहीं है, और इमरान खान को वजीर आजम बनाने में अहम किरदार जहांगीर तरीन का ये मुझे पर्सनली पता है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि पीटीआई के जो पुराने लोग हैं उनके जरिए वो हुकूमत बनाए। लेकिन जहांगीर तरीन यही कहता था कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाए, क्योंकि जब आपके पास एमएलए होंगे तब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन अपने प्लेन में जिस तरह भेड़ बकरियों को भर भर के लेकर आते हैं, इसी तरह इलेक्टेबल्स को एक टर्म यूज हुई थी कि इलेक्टेबल्स को टिकट दिया जाए ताकि वो इलेक्शन जीतें, वो असेंबली में आए, अक्सरियत बने। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिस शख्स ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने में अहम किरदार अदा किया, और जो इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन के कहने पर इमरान खान को वोट देते हैं, तो यह भी हो सकता है कि जहांगीर तरीन के कहने पर वो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे। ये अब्बासी साहब जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अब्बासी साहब का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम परवाह ही नहीं कर रहे कि कॉन्सिक्वेंस होंगे, हम एक असूल की बात कर रहे हैं, और असूल ये है कि जो कोई करप्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सदाकत अब्बासी चूंकि पीटीआई का पुराना शख्स है, बंदा है, वर्कर है इमरान खान का, वो ये बात कह सकता है। अगर आप यही बात पूछना है तो आप खुसरो बख्तियार से पूछ ले, आप फिर ये जो हमारे चौधरी बरादरान है उनसे ये सवाल कर ले। देखे, ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत सिर्फ 6 सीटों पर है, और वो भी इत्तेहादी जो नाराज है उनके बलबूते पे चल रहा है। अब इत्तेहादियों को एक फोन चला जाता है, वो बेचारे डर जाते हैं। अब मुझे आप बताएं कि इत्तेहादी जो ओपनली कह रहे हैं कि हमें ना जो है इमरान खान पूछता है, ना हमारे काम हो रहे हैं, ना हमारे हलकों में काम हो रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान ने वादा किया था 50 लाख घर का, 50 लाख नौकरी का, 1 करोड़ घर का, जो जितने वादे किए थे वो एमएनएस के गले पकड़े जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ये काम क्यों नहीं हो रहे हमारे, तो एमएनएस तो खुश नहीं है। मैं समझता हूं अगर इन हालात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ। इधर रुकिएगा, आप जवाब देना चाहते हैं, अदरवाइज तो देखिए, मैं नबील साहब को बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद का एक नारा है एंटी करप्शन। मैं बता रहा हूँ कभी भी इमरान खान इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस मैं उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ। जी। जो आपको जिस तरह की सियासत आप करते हैं कि फलां लोग उनसे फलां वादे हुए थे, माजी में देखते हुए थे ना। नहीं, उनको फायदा पहुंचाना। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बड़ी आसान से बात की कि इमरान खान गैर सियासी आदमी है। एक दौर था लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लूट मार चल रही थी, अगली नस्ल तैयार थी। एक बंदा आता है, सारे कोई जेलों में, को मुल्क से बाहर, को किधर, अगला प्राइम मिनिस्टर के दबा के ऑफिस में बैठा हुआ है, और वो गैर सियासी है और वो सियासी। देखते हैं कि आपके कितने बुजरा अंदर जाते हैं इसी देखे ना, बुजरा ने अंदर जाना या नहीं जाना वो तो बड़ी रिपोर्टें हैं। इस बात का कौन सलूट पेश करे कि किसी माफिया के सामने कोई लीडर बहुत सीना तान के खड़ा है। जी मलिक साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनका जवाब मैं आपको आज बता देता हूं। ये जवाब ये है कि हमारे ऊपर चीनी चोर और आटा चोरी का इल्जाम लगाए, ऑपोजिशन को पकड़ लो। ये कर रहे हैं ये।
हमने एक दफा हमारे यहाँ इल्जाम लगा, डॉक्टर साहब आपके दौर में 12 दफा लगा। मैंने एक आपके सामने हाइपोथेसिस पेश किया है। मुझे हाइपोथेसिस, इनकी कोशिश ये होगी कि जहांगीर तरीन के साथ 5, 10, 50 और नाम डाल दें और हर तरफ हला ला 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 शोर डाल दें कि ऑपोजिशन पकड़ी गई, ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ लिया, और जहांगीर तरीन भी अंदर थे लेकिन ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ लिया। ये निकलेगा जवाब। कहीं नहीं लिखा जाएगा कि ईसीसी की सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे, काबीना की सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे जहां ये फैसले किए गए। कहीं नहीं कहा जाएगा कि इमरान खान साहब ने जाके स्टोर तो नहीं चेक करना ना, उसकी रिपोर्ट है डॉक्टर साहब, सारे लोग अब सारे लोग वो अपने अपने सस्पेंड हो चुके हैं। बात तो फूड के डिपार्टमेंट के लोग जो रिपोर्टें लेके आए हैं, बात तो प्राइम मिनिस्टर जाके फिजिकल तो नहीं जाते। डॉक्टर साहब वाइंड अप कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, एक मिनट देखिए, अरबाब साहब को आपने वफाकी वजीर बना दिया, हटाया था उनको चीनी आटे के स्कैंडल पे, तो क्यों हटाया था? और हटाया था तो लगाया क्यों है? आपने मखदूम साहब को बड़ी वजारत दे दी, छोटी वजारत से हटा के बड़ी वजारत। डॉक्टर साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, इनका हाइपोथेसिस ये है कि हमने बंदों को खुद इंक्वायरी कराई, खुद उनको फंसाया, खुद पब्लिकली नोट किया और खुद को एलिवेट कर रहे हैं। चले हमारी सियासत की सेंस में रिपोर्ट आ जाएगी, इधर के उधर के सब। डॉक्टर साहब 25 आ रही है, 25 देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने वक्त दिया। एक बात सर, जी वो कोशिश कीजिएगा कि आपसे पहले मालिक साहब के पास ना चली जाए, वरना फिर आप क्रेडिट लेने को भागेंगे कि हमने रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। बादशाह साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। सरदार नबील गबोल साहब, आप बहुत दूर थे लेकिन आपने शफकत की, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।